नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ स्तेश नैन मोर। आप देख रहे हैं स्तेश नैन अनफिल्टर्ड और आज हमारे साथ खास मेहमान है जसविंदर मीनू बेनीवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी। जसविंदर मीनू बेनीवाल जी, हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, आप नई भूमिका में अब नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको नई जिम्मेदारी के लिए, नई उपाधि के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन बहुत चैलेंजिंग भी होगा, हम सफर समझना चाहते हैं। एक तो नया नया काम, आपको नया नई भूमिका मिली है। चैलेंजिंग सब में ही है। अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं तो चैलेंजिंग है, अगर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो चैलेंजिंग नहीं है। हम प्रयास करते हैं कि जिस काम को करते हैं 100% इन या 100% आउट करते हैं। जो सौंपा गया है, जो बड़ों ने जिम्मेदारी दी है, कुछ सोच के दी है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, जो 36 के जो ओलंपिक है 2036 में, उसमें हरियाणा अग्रणी भूमिका निभाए, उसके लिए काम करने के लिए मुश्किल कुछ नहीं है, फिर काम करेंगे। मैंने कोई भूमिका नहीं बांधी आपका जब पॉडकास्ट स्टार्ट किया, उसके पीछे एक वजह है जो मैं अभी बता देती हूँ आपको, कि आपके बारे में लोग जानने को बहुत एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन जान बहुत कम लोग पाए हैं। जब लाव लश्कर के साथ आप कहीं निकलते हैं तो लोगों में चर्चाएं बहुत होती, लेकिन इसी वजह से सबसे पहले मैं आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहती हूँ कि कहाँ से कहाँ जन्म हुआ, कैसे आप यहाँ तक पहुंचे हैं। पहले लोगों को वो बताइए कि कौन है कैप्टन मीनू बेनीवाल, जिनके बहुत चर्चे होते हैं राजनीति में, बिना पद के भी इतने चर्चे। क्या क्या पूछना चाहेंगे? मेरा जो गांव है, नेटिव विलेज सिरसा में है, तरकावली नाम का गांव है। वहाँ से चल के अब धीरे धीरे लंबा सफ़र है। पढ़ाई हिसार में की, उसके बाद फ्लाइंग भी हिसार में की, पॉलिटिकली भी एफिलिएट रहे सबसे, और करते करते यहाँ तक पहुँच गए। इसमें विशेष जो चाहेंगे वो मैं बता पाऊँगा। नहीं, विशेष सबको विशेष, तभी हम आज बैठे हैं पॉडकास्ट कॉलेज में मैंने पढ़ाई की। उसके बाद बचपन में ही मेरे फैमिली में ही एक हमारे बड़े भाई थे, वो पॉलिटिकल फील्ड में थे, काफ़ी एक्टिव रहे। 66-67 में एमएलए भी रहे वो। तो उनके साथ, उनके पास में रहता था, तो उनके साथ रह के ही ये शौक़ लगा। और फिर उसके बाद अजय चौटाला जी से मेरे काफ़ी अच्छे संबंध रहे। कब उनके संपर्क में आए थे आप? अजय चौटाला जी के संपर्क में असल में मेरे नाना जी, वो मेरे संपर्क में आए थे। अच्छा। मैं ऐसा कह सकता हूँ। अच्छा। हालांकि मुझसे बड़े हैं। हाँ जी, हाँ जी। मेरे नाना जो थे वो सरपंच थे, 27 साल वो सरपंच रहे। एक गांव के, सबसे बड़ा गांव था नौहर विधानसभा का। जी। तो मई 93 की बात है, चुनाव थे वहाँ। उस चुनाव में अजय चौटाला जनता दल के उम्मीदवार थे और वो सबसे बड़े गाँव के सरपंच थे। तो छुट्टियों के वक्त हम आदतन अपने नाना के पास जाते ही थे। हालांकि उम्र मेरी ज़्यादा हो गई थी उससे, जो वैकेशनल सीजन हम जो एंजॉय करने जाते हैं, तो मैं उसी से, क्योंकि मैं सिरसा से हूँ, तो मुझसे संपर्क किया गया। हमारे जो इनकी पार्टी के कार्यकर्ता थे, और मैं उस गांव में मैं फिर उनके प्रचार के लिए रहा फिर 1-1.5 महीना। तो तब हमारी शुरुआत हुई, तब मुलाकात हुई। वो चुनाव लड़ने ना जाते तो शायद मेरी मुलाकात ना होती। मतलब आपकी भी राजनीति की शुरुआत वहीं से हुई? वो आपका, हम मान लें कि पहला चुनावी कैंपेन था? नहीं, मैं पार्टी में नहीं था किसी में। मैंने उस गांव में, मेरे नाना जी रहते थे, उनके घर रह के उनकी मदद की हमने। लेकिन उसको शुरुआत तो हम कह सकते हैं कि राजनीति के बारे में, मोरलेस आप कह सकते हैं, लेकिन उसको शुरुआत नहीं कर सकते। उससे पहले फिर मेरे जो ब्रदर थे, वो खुद एमएलए रहे बरवाला से। मैं उनके साथ, मेरा बहुत प्यार था, और उनकी जो सिखाई हुई चीज़ें हैं उनको मैं आज भी मानता हूँ। फिर वहाँ से शुरुआत हुई। बरवाला से कौन? जोगिंदर सिंह नाम के एक व्यक्ति थे, जो मेरी बुआ जी के बेटे थे। जी, और जी, जी, उन्होंने काफ़ी कुछ हमें सिखाया, और आज तक भी वो जीवन अभी नहीं है दुनिया में, लेकिन जो उन्होंने सिखाया था वो काफ़ी अच्छे सिद्धांत ऐसे थे जिसको आज भी मैं फॉलो करता हूँ। शुरुआत वहाँ से थी। शुरुआत वहाँ से हुई आपकी। लेकिन जब वो चुनाव हो गया अजय चौटाला का, उसके बाद आगे रिश्ते कैसे बढ़े आप लोगों के? उसके बाद वो चुनाव ख़त्म हो गया, हम अपने घर आ गए, वो अपने घर चले गए। बाद में तो हम 97 में हम मिले आपस में, जब मैं सिरसा में व्यापार के सिलसिले में गया था। तो सिरसा में 96 में, उसके बाद 96 एंड में मिले हम। तो तब हमारी मुलाकात ज़्यादा हुई आपस में। असल में अभय चौटाला मेरे ज़्यादा नज़दीक थे। अच्छा, अभय चौटाला ज्यादा नजदीक थे? हाँ, अभय चौटाला के मैं नज़दीक, हमारी आपस में ज़्यादा बनती थी। 99 में चुनाव था एक, भिवानी लोकसभा। हाँ। तो उस वक्त उन्होंने ही मुझे कहा था कि भाई वो चुनाव संभालना पड़ेगा। तो मैं उस चुनाव में, मैं सबसे पहले उस चुनाव में उनके कहने से गया था। अभय चौटाला जी के आप सबसे करीब थे, तो अभय चौटाला सबसे करीब नहीं थे, मेरी जानकारी उनसे ज़्यादा थी।
अजय चौटाला के कंपैरिजन में Comparison। उनसे ज्यादा आपकी जान उस पहचान वक्त। या उस वक्त थी। किस तरह के व्यक्तित्व हैं वो? अगर मुझे वो व्यक्तित्व ज़्यादा अच्छे लगते तो मैं उनके साथ ही होता आज। अच्छा, इनमें दो बातें हैं, एक आपको अच्छे किस तरह से लगे, फिर क्या ऐसी चीज आपको लगी उनके अंदर कि आपने दूरियां बना ली? मैंने ये नहीं कहा मैंने फ्रिक्वेंसी मैच की बात की। मुझे अच्छे लगे, वो अच्छे होंगे, बहुत लोगों को अच्छे लगते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गंदे व्यक्ति हैं, नहीं। मुझे अच्छे लगे, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कोई करेक्टर अच्छा लगता है। बिल्कुल। मेरी फ्रिक्वेंसी उनसे ज़्यादा मैच नहीं कर पाई। मेरी फ्रिक्वेंसी के हिसाब से मुझे लगा कि मेरी फ्रिक्वेंसी इनके साथ नहीं बैठ सकती है। वो अच्छे होंगे, मैं बुरा नहीं बता रहा उनको, मुझे अच्छे नहीं लगे। उसी इलेक्शन में भिवानी लोकसभा वाले में? हाँ 99 का चुनाव था, चुनाव के बाद सरकार आई 6 महीने की सरकार थी। उस वक्त पहले 1 हफ्ते में ही मैंने उनको देखा काफ़ी चेंज होते। मुझे लगा कि ये ठीक जगह नहीं है। चुनाव में जिनसे मुलाकात हुई थी वो चुनाव में सरकार बनने के बाद? हाँ सरकार बनी थी, वो विकास पार्टी के लोग टूट के आए थे। जी जी सरकार जी, बनी हरियाणा थी। विकास पार्टी। उसमें हफ्ते बाद ही वो काफ़ी चेंज थे। किस तरह का चेंज? ये बात मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि हम साथ होते तो हम अच्छाई और बुराई कर सकते हैं। जब एक आदमी दूर है और एक अलग पक्ष में है, हम जो भी बात कहते हैं उसको इंटेंशनली माना जाता है और सच नहीं मानी जाती है। वो ये माना जाता है कि जानबूझ के कही जा रही है। थोड़े से वो थे उसको अभिमानी भी कह सकते हैं। घमंडी कह सकते हैं उसको? मैं घमंडी नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने तो एक ही बार उनको देखा और मैंने ये देखा कि बॉडी लैंग्वेज इनकी जो है वो मेरे सूट नहीं करती है। ये होंगे बड़े आदमी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं, उनके साथ नहीं संबंध रखने चाहिए। वो मेरा लास्ट डे था। आप जिक्र करना चाहेंगे उस इंसिडेंट का? जिक्र करना हाँ चाहें? इंसिडेंट का जिक्र क्या था कि एक SHO होते थे प्रेम सिंह नाम के, सुनारिया गांव के। किसी एक विषय में उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की और वो मेरा उनसे काफ़ी आना जाना था। तो जब बाई चांस ये जब हुई, घटनाक्रम हुआ, तो उनको ये पता था कि हमारी आपस में बहुत अच्छी है। तो मैंने उनका कोई काम उनको कहा, तो उनका जो जवाब था वो स्टाइल जो था वो मुझे सूट नहीं करता था। तो फिर मैंने उनको, बहुत लास्ट डे था। आपने पहला बोल भी दिया था कि अब नहीं हमारे- नहीं नहीं आपने वैसे दूरी बना लिया, नहीं, आप नहीं, अपने उसी आप में समझ गए कि अब यहाँ नहीं रहना। लेकिन अजय चौटाला के साथ तब भी आपके रिश्ते घनिष्ठ हाँ थे? वो बहुत अच्छे आदमी हैं, वो बहुत अच्छे आदमी। उन्होंने मुझे फादरली प्यार किया है, मेरे बड़े भाई हैं और वो एक अच्छे आदमी हैं। रिश्ते अब नहीं है, रिश्तों की तो कई वजह हैं, रिश्ते हम संपर्क में नहीं हैं। अच्छा, हमारा कोई संपर्क में बिगाड़ हैं। नहीं है ना, हमारा कोई बिगाड़ नहीं है, लेकिन संपर्क में। वैसे तो मैं इन सब बातों पे बहुत बाद में आती, लेकिन चलिए अब ठीक है। क्योंकि शुरू हो गए हम उस चर्चा में, तो अजय चौटाला के साथ कैसे संपर्क में आना हुआ वो तो जब आपने चुनाव बताया में ना गया चुनाव मैं, में। उसके बाद कोई संपर्क नहीं, हाँ, फिर अभय चौटाला के नहीं, संपर्क में आए? नहीं, अजय चौटाला के संपर्क में थे। फिर जो भी चुनाव रहे। 99 का जो चुनाव था, अजय चौटाला चुनाव लड़े थे। हाँ मुझे पता है। तो अभय से किनारा करने के बाद अजय के साथ कैसे? किनारा नहीं किया था हमने, बस वो ऐसा लगा कि इनसे बोलचाल ही थी, क्योंकि मैं पार्टी में किसी पद पे नहीं रहा आज तक। हाँ, वो आप किसी मैं भी मैंने कोई मेंबरशिप फॉर्म साइन नहीं किया, ना ही मैं कभी एक्टिवली किसी मीटिंग्स में, कार्यकारिणी जो जो भी चीज़ें होती हैं, मैं कभी शामिल नहीं हुआ इसमें। मुझे लगा कि इनसे मेरा मेल जोल ठीक नहीं लगता है, बस उतना ही था। ये मेल जोल के अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हैं, भले थे, भले हैं और अच्छा सोचते हैं, हर एक के बारे में कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, शरीफ आदमी। लेकिन जितना मैं लोगों से बातचीत करके या मीडिया में रहते हुए जान पाई हूँ, आपके चौटाला परिवार के साथ बहुत क्लोज रिलेशंस रहे। आप तो बहुत 1999 की बात करें, उसके बाद अभी तक, मतलब जेजेपी बीजेपी के गठबंधन सरकार बनने तक आपके बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। चौटाला, ओपी चौटाला के साथ भी आपकी मुलाकातें होती रही? नहीं, मेरी कोई मुलाकात उनसे नहीं थी, मैं उनको पसंद नहीं करता था। ओम प्रकाश चौटाला को पसंद नहीं करते थे मैं आप? पसंद नहीं करता। कारण? वो अपने किसी कार्यकर्ता से कभी खुश नहीं हुए, कभी उन्होंने किसी को शाबाशी नहीं दी। उनके लिए कोई भी कितना ही बड़ा काम किया, मुझे शाबाशी देते दिखे नहीं जब तक मैंने देखा। हो सकता है उन्होंने किसी को दी हो, पर मुझे लगता था कि उनका एज ग्रुप भी बहुत ज़्यादा था, वो आइडियल नहीं थे। मेरा और उनके एज में बहुत फर्क था, मैं कभी नहीं मिला उनसे। ओम प्रकाश चौटाला को लेकर तो कहते कि वो तो एक राजनीति की एक तरह से संस्था थे और मैं बहुत ये नहीं लोगों, कह रहा कि वो कार्यकर्ताओं का मैं- बहुत मान सम्मान करते थे। ये मैंने पहली बार सुना किसी करते के मुंह थे से। कार्यकर्ताओं का मान सम्मान, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करते थे। हमारी एज ग्रुप में काफ़ी फर्क था, तो मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मैं उनसे नहीं मिला। उनकी राजनीति आपको नहीं अच्छी लगती? मैं उनसे नहीं मिला। मैं कास्टिस्ट नहीं हूँ, मैं उनसे नहीं मिला। मैं काफ़ी वजह है कि मैं उनसे नहीं मिला। जातिवाद होना मैं कई राजनीति चीज़ों में? स्टाइल उनका जो था, वो बड़े थे हमसे, तो खैर बहुत ऐसा भी नहीं था कि वो हमारे को संबंध इतने बोलचाल करे।
मैं उनसे मिलना मैंने चाहा नहीं कभी आज तक। मुलाकातें तो हुई होंगी नहीं, मैंने कभी नहीं मिलना चाहा उनसे, मेरी कोई टॉकिंग टर्म्स नहीं थे उनसे, मैंने कभी उनसे मुलाकात नहीं की। कभी मैं उनके बातचीत ही नहीं नहीं, हुई? मैं कभी घर ही नहीं गया, मैं आज तक मुख्यमंत्री निवास में नहीं गया। ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, मेरे कोई एंट्री नहीं उनके निवास में। मैं उनके चिड़ियाघर फार्म पे भी कभी नहीं गया, मैंने कभी कोशिश नहीं की। फिर भी आप इतने करीबी थे चौटाला परिवार के? अजय चौटाला, सिर्फ अजय चौटाला? अजय चौटाला। उनके साथ बिताए वक्त के बारे में बताइए जरा। बहुत लंबा विषय हो जाएगा इसके लिए, बहुत टाइम है हमारे पास। नहीं ठीक है, अच्छा रहा सब, अच्छा। वो बहुत प्यार करते हैं अपने साथियों को, सहयोगियों को, बड़े सॉफ्ट काइंड नेचर्ड आदमी हैं और भले आदमी हैं, मेहनती बहुत है। जो भी ये सत्ता जो इनकी आई है उन्हीं की देन थी, वो बहुत मेहनती हैं, रात दिन तक प्रयास करते थे और कभी भी 2 बजे से पहले सोते थे, 1:30 बजे 2 बजे सोते थे। अच्छे मेहनती आदमी, भले आदमी थे, भले आदमी हैं। चलो अभी एक्टिव पॉलिटिक्स में थोड़े कम हैं वो, पर हैं अच्छे आदमी। ही इज अ गुड मैन। जेल जाने के वक्त भी आप उनके साथ होंगे? बिल्कुल, मैं 24 घंटे उनके साथ था। तब स्थिति क्या थी परिवार की? आपको कोई जाते हुए उन्होंने कोई मैसेज दिया हुआ कि मैं तो अब जा रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे ऐसे किस्से कहानियां बाहर जब आप आते हैं। किसी के साथ रहते हैं तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको अपने साथ रखनी चाहिए, और यही एक बुद्धिमान व्यक्ति का और एक अच्छी आपके व्यक्तित्व की निशानी यही होती है कि आप, नहीं तो आप आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। जो विषय है वो वहाँ उन्हीं के साथ था, उन्हीं के साथ खत्म हो गया। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो मुझे मेरे पास रखनी चाहिए, तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे ये बात नहीं करनी चाहिए। वो आपको जब वो जा रहे थे, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, जब वो जा रहे थे, जब उन ऐसा फरमान आया कोर्ट से कि अब इनको जेल जाना होगा, क्योंकि वो सदमा परिवार के लिए भी था, तो एक विश्वास पात्र कुछ लोग अपने आसपास होते हैं जिनको आप कुछ बड़ी जिम्मेवारी परिवार की सौंप के जाते हैं। बच्चे बहुत छोटे, दुष्यंत दिग्विजय बहुत छोटे थे उस वक्त, और अचानक से फैसला होना, वो जिम्मेवारी आपको देकर गए, अभय चौटाला को देकर गए, मतलब उन दोनों के उस वक्त कैसे इस रिश्ते? सवाल का जवाब तो वो बता सकते हैं। नहीं, आपको भी तो कोई जिम्मेवारी देके गए हो कि मैं तो जिम्मेदार था ही उनके लिए हमेशा से, उनके केस में, उनकी सजा में हुई जब भी मैं उनके साथ था, जब भी उनको दुख, जब भी जरूरत पड़ी मेरी, हालांकि उन्होंने मेरा ध्यान रखा, तो जब मैं उनके साथ था, ऐसा कोई विषय नहीं था। लेकिन दुष्यंत दिग्विजय के मन में ये भी मलाल है कि जैसी केस की पैरवी होनी चाहिए थी वैसी पैरवी जानबूझकर नहीं की गई। नहीं, कभी नहीं हो सकता। मेरे प्रति दुष्यंत के मन में मलाल आपके लिए नहीं, वो दूसरे पक्ष की तरफ इशारा हो गया। पारिवारिक बातें हैं, वो पारिवारिक बातों में कई बार ऐसा होता है कि कुछ कमियां रही होंगी, या दुष्यंत जी सेटिस्फाई नहीं हो पाए होंगे, क्योंकि उनका जो डायरेक्ट रिश्ता पिता उनके थे, तो लगता है कि कई बार मेरे पिता को कुछ ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए था। हो सकता है ऐसा हो या ना हो, वो उनका व्यक्तिगत वो विषय है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, उनके पारिवारिक मामले हैं। कोई बात ऐसी शेयर करना चाहेंगे जब नहीं, अजय जी ने जेल जाते हो आपको बोली हो कि भाई मीनू ये संभाल लेना, ये कर देना? जो बोला था वो इन्होंने करके दिखा दिया। मैं अगर उस चीज को डिकोड करना चाहूँ तो वो नहीं डिकोड करना। ये होगा कि दुष्यंत दिग्विजय को पारिवारिक से राजनीतिक तौर पर आपने उभार दिया। मुझे बोला था, मैंने एक एक अक्षर वो करके दिखा दिया। नहीं तो मैं तो एक्टिव था ही नहीं पॉलिटिकली इनके साथ, तो मैं एक्टिव नहीं था। दुष्यंत जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुके थे, मेरी मुलाकातें बहुत कम होती थी, मैं उन्हीं के कहने से इनिशिएटिव्स लिए थे, तो जो उन्होंने कहा था वो मैं कर चुका हूँ। वो जिम्मेवारी आपने तो पूरी हाँ, कर दी। इतना जितना मुझे करना चाहिए था उतना करना, मुझे लगता है वो भी इससे संतुष्ट होंगे। कभी मुलाकात होगी मैं तो जरूर पूछूंगी। डेफिनेटली पूछ लीजिएगा, हमारे बहुत नज़दीकी रिश्ते हैं। हो सकता है उनके बराबर, दुष्यंत के बराबर भी हो सकता है उनके मन में, मेरे मन में तो है। राजदार रहे हैं आप उनके बहुत? नहीं, वो पार्ट रहे, हम बहुत क्लोज रहे हैं ना। राजदार क्या होता है? बहुत क्लोज रहे हैं। राजदार का मतलब होता है कि जो बात आप अपने सगे भाई से ना कर पाए, अपने बच्चों से ना कर पाए। वो टाइप ऑफ राज का फर्क होता है। कोई राज ऐसा होता है जो आप किसी से शेयर कर रहे होते हैं, कोई राज किसी से शेयर करते हैं। राज की भी अलग अलग एक तरीके परिभाषा है। तो इसका कई बार किसी नौकर के पास भी आपका राज होता है, कई बार आपके पिता के पास भी राज है, कई बार आपके माँ के पास आपका राज है, ये कई बार पत्नी के पास भी है। राजदार तो आप तो उस परिवार में एक तरह से उसका मेंबर थे, उस परिवार का। तो जब अजय चौटाला जेल गए, अभय चौटाला और अजय चौटाला के रिश्ते क्या उस टाइम ठीक ठाक थे? अभय के चौटाला के रिश्तों पे कुछ फर्क पड़ा? हम इतना ध्यान इस बात पे देते क्योंकि चर्चा मैं तो हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन पर आना चाहती थी बात में, लेकिन ये बात यहाँ चौटाला परिवार तक पहुंच गई। तो उनके रिश्ते इतने अच्छे नहीं थे उस टाइम पर भी अच्छे नहीं थे? हाँ, उनके रिश्ते 2000 में भी अच्छे नहीं थे। तब क्या रीजन था? अभी तो लाख बहाने हैं। पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी, पावर, सेंटर ऑफ पावर था, ट्रांसफर्स थी, उस पर गवर्नमेंट थी, तो कई बार वर्कलोड था,
अजय जी के पास वर्कलोड ज़्यादा था, उनके पास थोड़ा कम था। जनता जो लोग थे, जो इनके कार्यकर्ता इनकी पार्टी के थे, वो इनके पास ज़्यादा जाते थे, उनके पास कम आते थे। प्रेशर होता था कभी, पर वो मतलब मुझे लगा कि वो सब मधुर नहीं था उस वक्त। मधु ये नहीं लंबा समय से इंस्टेंटली कुछ नहीं हुआ है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं, आप ये रैली हो गई नहीं, 2018 नहीं, में, बातें ऐसी हो गई, नहीं, नहीं। बहुत पहले से ही बीज डाल गए थे। कोई भी आप फल खाते हैं, पता नहीं कब पेड़ लगा होता है। कभी कभी तो पेड़ बड़ा हो जाता है, फल देता ही नहीं है। ऐसा भी कई बार हुआ होगा कि ऐसे मौके आए होंगे स्प्लिट के या और चीज़ों के, और वो फल नहीं आ पाया होगा पेड़ पे, पेड़ बड़ा हो चुका था। तो बीज तो बहुत पहले ही बो दिया गया हाँ, था। 2001 में लगता है ऐसा था। तो फिर क्या ये एक तरह से अपॉर्चुनिटी थी अभय चौटाला के पास, अजय चौटाला का जेल में जाना, कि वो सेंटर ऑफ पावर का जो आप कह रहे हैं कि वो पावर की जो लालसा होती किसी के अंदर भी परिवार में। जेल में जाने के बाद हम्म। इनके पास जेल में जाने के बाद पावर थी ही नहीं। नहीं, अभय चौटाला के पास क्या वो एक अपॉर्चुनिटी थी? हाँ, अगर वो उनकी पार्टी को लेकर अगर भले सरकार नहीं। उनकी टीम अच्छी होती तो अपॉर्चुनिटी थी। अच्छा, उनकी टीम नहीं थी उस वक्त? मैं नहीं मानता उनके पास टीम है। आज भी नहीं है अभय चौटाला मैं के नहीं पास अपनी मानता। टीम? मैं नहीं मानता। किस आधार पर मुझे आप ये बात? मैं जानता हूँ, मैं हरियाणा की पॉलिटिक्स में 34-35 साल, 35 साल से एक्टिव हूँ। 90 में शुरू हुआ था, मैं जानता हूँ। इनेलो के सीधा बता दीजिए कि इनेलो के टूटने की वजह, चौटाला परिवार के टूटने की वजह क्या थी? आज तक कोई खुल कर नहीं बोला इस बात में। मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनके परिवार के आपस की हैं, पॉलिटिकली कोई वजह नहीं थी। कुछ और मैटर्स होते हैं कई चीज़ों के, कोई फाइनेंशियल आ जाते हैं, कभी कुछ और आ जाता है, कभी किसी को बच्चों को जरूर शायद दबाने की भी प्रयास किया गया, ऐसा भी था। मतलब अदरवाइज इतना इशू था नहीं कोई, ये हो सकता था। इनेलो, अभय सिंह चौटाला, या फिर हम कहें कि इनेलो और चौटाला परिवार के अभय चौटाला को मैनेज करना नहीं आया। बड़े आज्ञाकारी लोग थे दोनों तो। दुष्यंत और दिग्विजय। हाँ, बिल्कुल। चाचा के कहने पर चलते थे। 100%। इनको मैनेज करना नहीं आया। परिवार पहले मैनेज नहीं करना आया। इलास्टिसिटी की लिमिट्स खत्म हो गई थी। इतना खींचा इन्होंने इनको उनका पूरा सम्मान मिलना चाहिए था। जिसका पिता जेल में है उसको तो वैसे भी आप पर ये उनकी आपस की बात है। इसको मुझे लगता है हम इसको कंक्लूड कर लें तो ठीक रहता है, क्योंकि ये बहुत लंबा चल जाता है और उसमें कुछ बातें ऐसी हो चली जाती हैं जिससे कि रिश्तों में तनाव फिर से आ जाता है। ये कई बार मैं भी अपने आप से पूछती हूँ कि इतनी चर्चाएं चौटाला परिवार की, इनेलो के टूटने की क्यों होती हैं? इसके एक बड़ा, मैं अपने आप से बता रही हूँ कि एक बड़ी वजह मैं मानती हूँ, जब मुझे आंसर चाहिए होता है मैं ये सोचती हूँ कि इस परिवार के टूटने के बाद प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से बदली है। इसलिए वो तह में जाना चाहते हैं लोग, वो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हो गया। प्रदेश के जो आम लोग हैं वो भी इससे प्रभावित हुए। सिर्फ एक परिवार के टूटने की कहानी नहीं थी। ऐसा स्प्लिट तो देखो चलते ही रहते हैं। स्प्लिट कहाँ नहीं हुआ? आप अहिरवाल में देखो स्प्लिट हुआ, चौधरी बंसीलाल के परिवार में स्प्लिट था। स्प्लिट तो भगवत लाल शर्मा जी के परिवार में सभी लोग एक पार्टी में नहीं थे। स्प्लिट तो होते रहते हैं। लेकिन हरियाणा की राजनीति इतनी टर्न हो जाए, ऐसा आपको लगता है? भजन लाल जी के परिवार में भी स्प्लिट था और आइडियोलॉजी का स्प्लिट भी था। जी। तो ये कोई ज़्यादा बड़ा विषय नहीं है। स्प्लिट तो हमेशा होता रहा है। स्प्लिट से कोई चीज़ को पॉलिटिक्स प्रभावित नहीं होती थी। स्प्लिट तो एक स्प्लिट हुआ कहाँ? स्प्लिट खत्म ही तो हो गया था। स्प्लिट तब मानते हैं आप जब दोनों पार्टियों के बराबर वोट आते हैं, तब पॉलिटिक्स प्रभावित होती है। एक पक्ष है, उनका नाम चेंज हुआ, वोट उनको मिल गए, उतने ही उनको मिलने थे, तो स्प्लिट का कोई प्रभाव पॉलिटिक्स पे हुआ नहीं। टोटल वोट तो एक ही जगह गए ना, उनके पास तो 1-1.25% वोट ही आए थे। आधे आधे होते तब इसको प्रभाव मानते, कोई स्प्लिट का प्रभाव नहीं हुआ। प्रभाव ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जो धीरे धीरे अपनी प्रोग्रेस कर रही थी, 2014 में माननीय मोदी जी जब आए तो उसका प्रभाव पड़ा। लोकसभा में जब वो बहुमत आया उसका प्रभाव पड़ा और उसी का ये रिफ्लेक्शन था कि सरकार बनी। वैसे उस दोनों के प्रभाव, उसके स्प्लिट से कोई प्रभाव राजनीति में नहीं हुआ। आप देखिएगा तब पड़ता जब वोट आधे आधे बढ़ जाते। वो तो एक दल था, अगर वो एक रहते तो भी इतने वोट आते ना कि वो ज़्यादा आ जाते, नहीं आते। रैली के दिन क्या हुआ था? दुष्यंत ने किसी एक जगह पर इंटरव्यू में ही, पॉडकास्ट में कहा था कि मुझे रैली में आने से मना किया गया था और फिर मुझे अचानक से बोला कि आप रैली में आओ और संभालो।
किसे? चाचा ने बोला कि आप पहले मुझे रोका। मैं इसमें था नहीं, इसमें शामिल, मुझे लगता नहीं कैसा कुछ था। नहीं रोका गया होगा दुष्यंत को रैली में आने से? मुझे नहीं लगता रोका गया हुआ दुष्यंत को। और पार्टी से बाहर निकालने का फैसला क्या सिर्फ ओम प्रकाश चौटाला का था या दबाव था किसी तरह का? मुझे लगता है चौटाला साहब का फैसला तो नहीं था शायद, ऐसा लगता है। इसकी वजह? ऐसा लगता है, फील होता है, बाकी हम तो उनसे कोई बोलचाल तो थी नहीं जो हमें बताते हो बैठ के। जो सीन देखते हैं, सीक्वेंस देखते हैं उससे, उस हिसाब से। लेकिन उसके बाद जेजेपी बनी, आप लोगों ने मंथन तो कुछ किया होगा बैठ के, अजय चौटाला जी ने, आपने, दुष्यंत ने, कि अब क्या करना है? नहीं, अजय चौटाला जेल में थे। मिलने तो गए थे अपने पिता से? नहीं, वो गए होंगे, मैं तो नहीं गया। दुष्यंत तो गए थे मिलने। दुष्यंत तो जाते थे, दुष्यंत तो अपने पिता से मिलने जाए। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कहा कि मैंने फिर अपने पिता से राय मशवरा किया था, तो आपसे बातचीत हुई होगी फिर? पहले तो अपने पिता से ही बात करते हैं, कोई भी आदमी हो उसको जो समस्या। आपकी कितनी भूमिका थी कि अब ये बड़ा फैसला करें नई पार्टी का? और वो भी चुनाव से मैं बहुत... चाहता था कि ये लोग अलग ना हो। अच्छा। अंत समय तक मैंने प्रयास किया, काफी प्रयास किया। अभय जी से बात हुई थी आपकी? हाँ, अभय जी से बात मेरी नहीं हुई, मेरी शेर सिंह बड़शामी जी से बात हुई थी काफी, 10-15 बार, 3-3, 4-4 घंटे की बात हुई। कोई बात नहीं बनी? हाँ, नहीं बनी। जिद थी? वो जाने जिद थी क्या, प्लान था कि जिद थी कि मन था, तो वो जाने, लक्ष्य था तो वो जाने। आप लोगों को उम्मीद थी कि नई नवेली पार्टी है, कुछ महीनों बाद ही चुनाव है और ऐसे जीत आ जाएगी? आप लोगों को? किसको? आप लोगों को जो टीम बनाने वाले थे, पार्टी बनाने वाले। मुझे उम्मीद थी। आपको थी? डेफिनेटली। वजह क्या थी इसके पीछे? अजय चौटाला या फिर जो एक तस्वीर बनाई दुष्यंत को लेके कि देवीलाल का प्रतिरूप है और एक सिंपैथी वोट है? आपने एक जो आपका जो पॉडकास्ट आप करते हैं, किस नाम से करते हैं? स्टेशन एंड अनफिल्टर्ड। आपको क्या लगता है आप कामयाब हो जाएंगे? क्यों लगता है? एक विश्वास होता है अंदर, कॉन्फिडेंस वही था मेरे पास में। लेकिन उस मैं पहले हो गया, बाद में हो जाएंगे। उस विश्वास की वजह क्या थी? वजह आपकी क्या वजह है? आपने एक जमीन तैयार की होती है अपनी। सब एक्सपीरियंस था मेरे पास। सड़क पे घूमे हम, सड़क का हमें पता है हरियाणा किस तरह की सेंटीमेंट्स हैं, किस तरह का माहौल है, सब पता है हमें। मीनू बेनीवाल को लोगों ने बहुत बाद में देखा, जितनी मेरी रिसर्च है, मीनू बेनीवाल तो बहुत पहले से ग्राउंड पे थे। नहीं था वो, मैं शुरू से ही था। फिर बहुत वक्त लगा, और ये वक्त लगा आपको पहचानने में जब चर्चाएं होने लगी कि स्प्लिट हुआ है परिवार में, उसमें ये एक शख्स था जो बहुत करीब था, वो अजय चौटाला के करीब था, अभय के नहीं वही था। है जैसे हम ओलंपिक संघ में काम करते हैं, एक बच्चा तैयारी कर रहा है, वो भाग रहा है, उसको कोई नहीं जानता है, जैसे ही उसका मेडल आता है तब कहेंगे कि उसका कोच ये था भाई, इसने सिखाया होगा। पता नहीं क्या क्या चीज़ें कामयाबी में आती हैं, आपके नक्षत्र भी हैं, आपकी मेहनत भी है, काफ़ी चीज़ें हैं जो कामयाबी में होती हैं। लेकिन वो हम इसके पार्ट थे तो कुछ नाम हमारा जोड़ दिया। वैसे ही जैसे खेलों में होता है, खिलाड़ी जब जीतता है तभी तो उसके पता था। भिवानी में जो बॉक्सिंग थी वो विजेंद्र सिंह के जीतने के बाद इतनी बड़ी, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये तो हमेशा ऐसा ही। जेजेपी की 10 सीटें आने के बाद वो कांग्रेस के साथ भी जा सकते थे, बीजेपी के साथ भी। हालांकि कांग्रेस के साथ उनका जाना क्यों नहीं बनता था वो भी हमारे पास वैलिड है। आप तो उस कोर टीम में थे, क्या कांग्रेस के साथ बातचीत हुई थी या आप सूत्रधार थे बीजेपी के साथ जाने में? तो बेसिकली कांग्रेस के खिलाफ हूं। सूत्रधार बीजेपी के साथ जाने में आप थे? डेफिनेटली। रीजन क्या था? यमुना पार भेजने के नारे लगवाए थे आपने? मैंने नहीं लगवाए नारे, मैंने उनका स्ट्रैटेजी मेकर तो थे आप। मैं स्ट्रेटेजी में कभी नहीं, मैं अपने से बड़ों के प्रति कभी उल्टा नहीं बोलता। मैंने अभय चौटाला जी को भी कभी जी के बिना नहीं बोला। मैं ऐसे नारे पसंद नहीं करता, जमुना पार, आगे पार, पीछे पार। तो फिर किसने लगवाया? ये बच्चों की टीम थी, उन्होंने किसने सिलेक्ट किया होगा। और ये आपका मन पहले से था बीजेपी के साथ? नहीं, मेरा मन या आइडियोलॉजी की बात है था, मैं कांग्रेस के बिल्कुल खिलाफ था। रीजन? मैं बस मुझे नहीं पसंद है, मुझे नहीं पसंद है। तो सूत्रधार हम कह सकते हैं आपको कि बीजेपी के साथ जाने में जसविंदर मीनू बेनीवाल जी सूत्रधार थे? बीजेपी ने उनको क्या नहीं दिया? जो उनकी इच्छाएं थी वो सब कुछ दिया। जो उनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चाहते थे जी जी, सारा का सारा एक्सेप्ट हुआ। कोई पॉलिटिकल आदमी क्या चाहता है? अपनी पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना चाहता है। 10 से आप कुछ बन नहीं सकते थे। बीजेपी को स्थायी सरकार चाहिए थी,
स्थायी सरकार के लिए भी अगर ये ना होते तो क्या बीजेपी की सरकार ना बनती? अब उसको खींचता रहते, इंडिपेंडेंट आप लेते बिल्कुल भी नहीं सरकार। रहती। हाँ इंडिपेंडेंट लेते नहीं, इंडिपेंडेंट घोषणा कर चुके थे, सरकार आ चुकी थी। ये तो बीजेपी ये चाहती थी कि स्थायी सरकार रहे। बिल्कुल। अगर ये कांग्रेस के साथ जाते या ना जाते, तो देखो वो जानते हैं। मैंने तो अभी इसके बारे में चर्चा ना की, ना मैंने सुनी और ना मैं सुनता। लेकिन वो ना भी आते तो मुझे लगता नहीं कि वो पार्टी को काफ़ी मुश्किलें हो जाती, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो बड़े सीनियर थे। ईश्वर सिंह जी हैं, बहुत सीनियर थे, बड़े पुराने आदमी हैं। देवेंद्र बबली हैं, बहुत सीनियर थे। पार्टी को तो फिर भी दिक्कतें हुई। 2024 का रण आते आते तो सब रण छोड़ हो गए। आपको पार्टी चलाने के लिए सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं। किस तरह का सेक्रीफाइस करना चाहिए सभी दुष्यंत तरह को? के सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, आपको अधिकार बांटने पड़ते हैं, आपको सेंट्रलाइजेशन ख़त्म करनी पड़ती है, क्योंकि आपके जब आप जिस पार्टी में हैं वहाँ पे सीनियर लोग ज़्यादा हैं और ये पार्टी इनकी कभी ख़राब ना होती। मैंने दुष्यंत जी को सलाह दी थी कि आपको डिप्टी सीएम ना बने और अपनी पार्टी के लोगों को बनाएं। 2.5 साल 3 बन जाएंगे, 2.5 साल 3 बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लीड करें। मैंने कहा था। तो उन्होंने क्या कहा? क्या मुझे उन्होंने कोई इस तरह का संतोषजनक जवाब दिया नहीं था। मैंने कहा था और उनको कोई दिक्कत ना आती। कितने बड़े बड़े लोग और हैं। एक जो कोटे का एक मंत्री था वो भी बनाते बनाते बहुत देर कर दिया। आपको ये भी लगता है कि सारे बड़े विभाग अपने पास रखे? देवेंद्र बबली को बहुत लेट आपने चलो देवेंद्र बबली को बनाने में लेट में कई बातें थी। उसमें जब गठबंधन हुआ था तो साफ साफ कह दिया गया था कि आपके दूसरे मंत्री समय के बाद बनेंगे। बड़ी पार्टी देखती है, ठीक है, आपका व्यवहार कैसा है, आपका चाल चलन कैसा है, आप कोऑर्डिनेशन में हैं कि नहीं है, तो वो अलग बात। उसमें ये नहीं कह सकते कि किसने लेट किया था, पहले से तय था, गठबंधन से पहले तय था। दुष्यंत संभाल नहीं पाए अपने 9 8 ही कहेंगे, 8 के मैं 7 ही कह देती हूँ, क्योंकि ढांडा साहब तो लास्ट तक रहे जब सारे चले गए थे। हो सकता है उनको किसी ने लिया ना हो, किसी ने किसी को ना लिया हो, किसी एडजस्टमेंट ना हो। ये मैं कहना चाहता किसी के बारे में, मतलब कोई रह जाता है तो उसका कोई या तो उसको ज़्यादा अटैचमेंट रही हो, ये किसी ने उसको भाव ना दिया हो। दोनों बातें हैं, या तो प्यार रहा हो या अडॉप्शन ना हुई हो। तीसरी तो कोई बात है ही नहीं ना। प्यार तो बाकी लोगों के साथ भी बहुत था, वो भी चले गए। उनको प्यार किसी और ने दिया तो चले गए, ज्यादा दिया तो चले गए। उनको दुष्यंत ने प्यार दिया होगा तो वो वहां रुक गए। सबसे बड़ी गलती कहें राजनीतिक दुष्यंत की आपके नजरिए से क्या है? पॉडकास्ट मेरा है कि दुष्यंत चौटाला जी का? आपका है, आपके पास आऊंगे। और भी आपने पहले चौटाला परिवार को शुरू कर दिया। आपको एडिटिंग करनी पड़ेगी फिर लगता है मुझे। नहीं, आपके ऊपर मैंने आना है, आपकी जिम्मेवारी के ऊपर आना है। सबसे बड़ी गलती, राजनीतिक गलती क्या रही? टीम नहीं बना पाए, नए लोगों को सेट करने का कोशिश किया, पुराने लोगों को, अपने पिता के साथियों को थोड़ा सा दरकिनार किया, तो टीम ही चलती है हमेशा। आर्किटेक्ट के बिना बिल्डिंग थोड़ी बनेगी। लेकिन हमने 4.5 साल ये देखा कि दुष्यंत जेजेपी और बीजेपी के साथ कोई बड़ी दिक्कत नहीं दिखी स्क्रीन पे बाहर। उसमें तालमेल में ये भी कहते हैं कि मनोहर थे, सबको सब चीज़ों को ठीक रखते थे। और मनोहर लाल जी भी बड़े शांत स्वभाव के आदमी, सुलझे हुए इंसान। आपके साथ काफी घनिष्ठ संबंध हैं उनके। ये तब सरकार में आने के बाद बने या पहले से ही थे संपर्क में? बड़े हैं, ये वो बता सकते हैं। मैं तो एक, अब मैं पार्टी का मेंबर हूँ और कार्यकर्ता हूँ मैं। कैसी शख्सियत है मनोहर लाल जी? बढ़िया, सख्त हैं, ईमानदार हैं, सच्चे हैं, कंप्यूटर सेवी हैं, टेक्नोलॉजी सेवी हैं। वो दिखा उनके फैसलों में। उन्होंने आज से 5 साल बाद के मनोहर लाल को आप देख नहीं रहे हैं, लोग याद रखेंगे उनको। जो उन्होंने परिवर्तन किया है वो अभी आपको दिख नहीं रहा है। जो नौकरियों में, जो ट्रांसफर्स में जो लेके आए थे, बड़ी मुश्किल थी ये शुरुआत। कितना टफ काम है, कितना प्रेशर होता है एमएलए का, कार्यकर्ता का। तो इसका 5 साल बाद आपको पता लगा कि वो काफी। ऐसा कुछ तो हुआ ना जो लोगों को पसंद नहीं आया, तब भी बदले गए। लोगों ने बदला? नहीं, लोगों ने नहीं बदला, पार्टी ने कुछ तो सोच के बदला हुआ ना। स्ट्रेटेजी है पार्टी की अपनी अपनी, क्या पता उनके केंद्र में जरूरत हो। अच्छा, आप ऐसा करें, अगर वो बदलते ही हाशिए पे चले जाते तब तो आप कह सकते हैं, क्या पता उनको पूरा नेतृत्व देखना हो, पूरा उस वक्त का चुनाव हो, उस वक्त उनकी अहम भूमिका हो, उनको बड़े परिप्रेक्ष्य में काम करने हो।
ये तो आप तब कहते जब मनोहर जी का स्थान परिवर्तन होता, दायित्व बदल जाता और वो घर बैठे होते या किसी अन्य कम महत्वपूर्ण व्यवस्था में होते। वो आज भी तो उतने जिम्मेदार हैं। उससे बड़ी भूमिका ऐसा ये परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए किसी। ये मास्टर स्ट्रोक था बीजेपी का? नई स्ट्रेटजी होती है पार्टी की, ये बड़े लोगों की स्ट्रेटजी, इसमें हम शामिल नहीं होते हैं। हाँ, ये पार्टी की स्ट्रेटजी होती है कि सही समय पे अपना सही निर्णय लेते हैं, स्थान परिवर्तन करते हैं। आपने भी अपने इलाके में बहुत काम किया है। मतलब लोग शिकायतें करते हैं एमएलए बनने के बाद, सांसद बनने के बाद कि हमारी चलती नहीं है, या मैं विपक्ष का विधायक या सांसद हूँ, या सत्ता पक्ष के लोग भी विधायक सांसद बनने के बाद शिकायतें करते रह जाते हैं। आपके पास तो कोई पद नहीं था किसी पार्टी में, सरकार में कोई भूमिका नहीं थी आपकी, लेकिन आप ग्राउंड लेवल पर जो काम करें, एक बार ज़रा बता भी दो कि क्या काम आप करते हो और कितना मुश्किल होता है, कैसे कर पाते हैं आप ये? हाँ, नहीं होता क्योंकि आप जब भी कुछ करते हैं ना, सब चीज़ों को लोग पॉलिटिक्स से जोड़ देते हैं। किसको टिकट चाहिए होगी आने वाले चुनाव में, चुनाव लड़ेगा। तो जब गांव में जाते हैं तो चाहते ही आपका आधा पक्ष तो आपके तुरंत खिलाफ हो जाता है। जिस पार्टी से आप एफिलिएशन रखते हैं उसके अलावा जो बाकी सब लोग हैं वो आप पहले से ही तय कर ले, निशाना बना लेते हैं कि ये कोई भी काम करेगा ये पॉलिटिक्स के लिए करेगा। वहाँ सहयोग नहीं मिलता है, वहाँ सहयोग नहीं मिलता है। हमने अभी हमारे जो टोटल हमारा जो टीम है, हमने अभी 14 हॉस्पिटल बनाए हैं, 14 हॉस्पिटल बना चुके हैं हम। इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डिंग होती है वो गवर्नमेंट की होती है। हम रिक्वेस्ट करते हैं कंसर्न ऑफिसर से कि वो हमें वो बिल्डिंग में काम करने दें। तो अंदर का जितना भी इक्विपमेंट्स है, जो भी सामान होता है, वो हमारी टीम परचेज करती है। हम एक ग्रुप है हमारे लोगों का अपनी इच्छा से अलग अलग आदमी अलग अलग चीज़ देता है और हम एक ही दिन में सारा सामान लेकर हॉस्पिटल को पूरा तैयार करते हैं और तैयार करके उसकी चाहे उनका जो सारा लिस्ट बना के सीएमओ या एसएमओ जो भी उस हॉस्पिटल के हिसाब से होते हैं उनको सौंप के निकल जाते हैं। 10 साल की एएमसी होती है, 10 साल तक उस सामान में कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमारी टीम उसको ध्यान रखेगी और उसमें हम महीने में 1.5 महीने में हमारे लोग जाके खुद संभाल के आते हैं। कभी आप आएँ, जिस तरह से आप लाइब्रेरी भी बहुत खोली आपने, हाँ, बच्चों के लिए गाँव में। हमारी अभी 78 लाइब्रेरी कंप्लीट हो चुकी हैं। ये ऑल ओवर हरियाणा है या फिर इलाहाबाद? नहीं, हमने हरियाणा में भी करी है, हमने यूपी में भी किया। अच्छा, ये टोटल सभी का बताया आपने? राजस्थान में भी हमने किया, हमने राजस्थान में स्कूल भी बनाया है, मैंने खुद एक हमारी टीम ने। हमने बालिका स्कूल होता है वहाँ पे, इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो हम पहले इंडिविजुअल एंटाइटी हैं हम। हमारी टीम अकेली ऐसी टीम है जिसने पूरा स्कूल तैयार करके और डोनेट किया है। मैं कोशिश करूंगी आपसे वीडियो लेके वो लाइब्रेरी और स्कूल दिखा पाऊँ, क्योंकि मैंने देखे हैं वो कि वो एक मतलब मुख्यमंत्री लेवल का कोई बैठा होगा तभी इतने अच्छे लाइब्रेरी बच्चों के लिए बनवा सकता है, और आपने बिना किसी की मदद लिए वो लाइब्रेरी गाँव बनवाई है। जहाँ बैठी हैं वो भी ऐसे ही हुआ है। हाँ, उस पर भी मैं आऊँगी कि कैसे हुआ। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा आपसे इस पॉडकास्ट में, मैंने पहले बताया कि विधायक सांसद बनने के बाद भी आपके पास एक्सक्यूजेस होते हैं कि हम इसलिए नहीं करा पाए कि फंड रिलीज नहीं हुआ, या हमें एनओसी नहीं मिली, या जमीन नहीं मिली। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बहाने होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। एक बात बताएं आप मुझे, क्या एक विधायक 5 साल में एक लाइब्रेरी अगर बनाता तो आज हरियाणा में कितनी लाइब्रेरी होती? बिल्कुल। क्यों? अच्छा, किसी की नहीं चलती? चलो आपकी नहीं चलती, मेरी नहीं चलती, किसी की नहीं चलती, सोच नहीं थी। अगर आम कार्यकर्ता पढ़ लिख जाएगा तो समस्या नहीं आएगी। आप ध्यान कीजिए कि कौन किस किस के विधानसभा क्षेत्र में लाइब्रेरी है जो, और खुद के गांव में कब बनी है, पूछिए उनसे जिनका पॉडकास्ट करेंगे किसी का भी आगे फ्यूचर में। कम से कम उससे क्या होगा कि वो प्रेशर में आ जाएंगे, बनानी पड़ेगी एक तो कम से कम। बिल्कुल। हाँ, पिछली पॉडकास्ट में किसी राजनेता ने मुझे कहा था कि जो बड़े बड़े राजनेता ना, छोटे के तो छोड़ दीजिए कि आप एक बार विधायक बने, एक बार सांसद बने, जो बड़े बड़े राजनेता, चौधरी बीरेंद्र सिंह का उन्होंने उदाहरण दिया था कि वो लोग इसलिए स्कूल कॉलेज नहीं खुलवाते सरकारी, अपने तो खोल लिए हैं सरकारी, ताकि वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ के लोग जागरूक ना हो, पढ़ लिख कर कुछ बन ना जाए। चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात आप क्यों करते हैं? मैं एग्जाम्पल दिया, मैंने पॉडकास्ट का क्यों देते हैं? हम कोर्ट क्यों करेंगे? आप एग्जाम्पल देना है तो मुझे वो एग्जाम्पल दे दिए, किसने बनाई? हाँ, मैं तो सभी राजनेता को बताइए। आप एग्जाम्पल देंगे आप तो ये दीजिए कि किसने बनाई। जब हमने ये ट्रेंड शुरू किया है तब कुछ लोगों ने हमें फॉलो करने की कोशिश की है। अच्छी बात है कि करें। हम चाहते थे
हम तो ये चाहते थे, असल में मैंने इलाहाबाद जब काम शुरू किया तो मैं चाहता था कि मेरे जो विपक्ष के जो साथी हैं मेरे पुराने, वो मुझसे चिढ़ें और मेरा मुकाबला करें। हालांकि हमने एक जगह मुकाबला किया, एक नहर थी, उसकी खुदाई होनी थी। अच्छा। तो वो लोग टंकी पर चढ़ के बैठ गए, तो मेरे पास फ़ोन आया कि किसान टंकी पर चढ़े हैं, तो मैं गया वहाँ। तो मैं जब गया तो वो भी वहाँ आए। अच्छा। वो एक दिन हमारा मुकाबला था, हालांकि अभय चौटाला जी, हालांकि आपने ले, जीता मैं तो ले मैं, हाँ। पर वो एक बार मुकाबला तो हमने वो नहर जो है फिर खुद ही सारी बना दी, खोद के दोनों ने। हाँ, वो हुआ था जमाल गांव, एक वहाँ पे एक आंदोलन था, तो वो आंदोलन उसमें ख़त्म हो गया था। तो वो तो क्या, उसके बाद उन्होंने देखा कि मुकाबला मुश्किल पड़ जाएगा। वो भी उन्होंने पहली बार ही किया कि, लेकिन उनको महंगा था तो लगा कि दोबारा नहीं करना। तो मुझे तो नहीं, तो उनको मुकाबला करना चाहिए। एक लड़का लड़का कैसे लाइब्रेरी बना सकता है? आप भी बनाएं, 2 बन जाएंगे। मुझे बुला के बैठ के बात कर लेते। पॉलिटिक्स में सब लोग बैठते नहीं हैं, लोग ये आप देखते हो, फोटो सब आती हैं। नहीं, कल की फोटो के बड़े कल की, चर्चे हो रहे हैं। परसों की, तरसों की, सबके चर्चे हैं। बैठ जाते, हाँ भाई तू लड़कियों की बना, मैं लड़कों बनाता हूँ, कितना बढ़िया लगता है। ये मुकाबला नहीं करेगा कोई राजनेता? हाँ, उनको फोन करना चाहिए, मुझे बुलाना चाहिए, आप बीच में वीडियो करोगे, हम शुरू करते हैं काम कल से। एक लाइब्रेरी मैं मैसेज पहुंचा दूंगी आपको। यस डेफिनेटली। मैं 42 विधानसभा में 84 लाइब्रेरीज बना रहा हूँ। पहली मेरी तैयार हो गई है अभी गोवा गाँव में, दादरी। दूसरी में शुरू कर रहा हूँ अभी, दादरी भी, बारडा भी, आंसी भी। आप मुझे उसकी वीडियो देना ताकि मैं लोगों को दिखा पाऊँ कि कैसी लाइब्रेरी, ऐसी लाइब्रेरी गांव में चलती है। आप मुकाबला कराओ, 2-2 वीडियो चलेंगी, एक उधर से एक इधर से। ठीक है, कल से पूछो, देखें कौन सा कहाँ शुरू करना है। ये मुकाबला अभय सिंह चौटाला जिससे कि बाकी लोगों को बुला लें? नहीं, मैं बाकी तो अभय चौटाला जी से मजे तो वही आएंगे। अच्छा, मजे लेने तो सिर्फ इलाहाबाद, अब मजे वही आएंगे अभय चौटाला जी के साथ मुकाबला करके। टिकट भी आपको ऑफर हुई थी बाय इलेक्शन में इलाहाबाद? इलेक्शन में मुझे टिकट ऑफर हुई थी। फिर क्या हुआ? मेरी परिवार बीजेपी से? हाँ, बीजेपी से। मेरा पारिवारिक लोगों की सहमति नहीं थी, मेरी पत्नी की, मेरे बच्चों की। हम मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, कि हमने सोचा नहीं था कि मैं काम करता था तो लोग सोचते थे कि चुनाव के लिए करते हैं, लेकिन हमने, मेरी फैमिली ने सोचा नहीं था कि चुनाव लड़ना है। फिर एक बाई चांस कोविड था, तो मेरी फैमिली ऑस्ट्रेलिया में थी, 1.25 साल वो वहाँ फंसे रहे। तो उन्होंने सोचा कि ये चुनाव लड़ेगा, अगर गलती से जीत गया तो ये 4-5 साल और ख़राब हो जाएंगे हमारे। तो सहमति नहीं बनी थी। एक चीज़ और यहाँ पे मैं समझना चाहती हूँ आपसे, जेजेपी के साथ थे आप उस वक्त, बीजेपी के साथ की तरफ से टिकट ऑफर होना, इसको हम क्या समझें? मैं जेजेपी के साथ नहीं था, मैं अजय चौटाला जी का साथी हूँ, मिलने वाला। उनके सारे के सारे साथी जेजेपी में नहीं हैं। अच्छा। नहीं, उनके साथी पंजाब के भी हैं, उनके साथी अमेरिका के भी हैं। मैं उनका साथी था, मैं मेंबर नहीं था जेजेपी पार्टी में। तो मेंबर नहीं थे आप? मैंने कभी मेंबरशिप साइन नहीं की। बीजेपी में से किसने आपको टिकट ऑफर की? मनोहर लाल जी ने कहा कि आप चुनाव लड़े? ये विषय मैं नहीं, क्योंकि मैं अब अनुशासन में हूँ तो मैं ये विषय नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं टिकट मुझे ऑफर थी, पर मेरी स्थिति ऐसी थी नहीं, घर मेरे फैमिली में इतना खुशियों का माहौल नहीं था। तो लेकिन मजा आता आपको मुकाबला करके, अभय सिंह चौटाला सामने होते हैं? मैं चाहूँगा कभी भी अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो मुझे एक ही जगह लड़ना है। एक ही जगह या एक ही आदमी के खिलाफ लड़ना? बस वो एक ही जगह होती है, अभय सिंह चौटाला जी के खिलाफ चुनाव लड़ना। मैं इसलिए नहीं लड़ना चाहता कि उनसे मुझे कोई नफरत है, मैं चाहता हूँ कि वो, मैं जो काम कर रहा हूँ, मेरा मुकाबला करके मुझे हराएं। अच्छा। मेरी लाइब्रेरी है, मेरे सामने लाइब्रेरी बनाएं, मैं हॉस्पिटल में दे रहा हूँ एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड दें। ऐसा क्यों अवॉइड भाग क्यों रहे हो? एक कल का लड़का आपके इलाके में काम कर रहा है, कैसे कर सकता है? फर्टाइल लैंड है आपकी, आप किसी और को जमीन पे जोतने के लिए घुसने दे रहे हो। मैं इसलिए, अदरवाइज कुछ नहीं। कभी तो ऐसा हुआ होगा कि इतना बड़ा राजनीतिक घराना वहां पर, आप उनकी बिल्कुल सियासी जमीन को खोदने लग गए हैं, कभी कोई कोशिश उनकी तरफ से नहीं हुई कि आपको रोका जाए? की होगी उन्होंने? नहीं, मैं तो, आप बताइए, कभी तो ऐसा लगा होगा? मुझे तो ऐसा फील नहीं हुआ की होगी। जो बड़े घराने होते हैं उनको बड़े घराने कभी खत्म करते हैं, और बड़े घराने पॉलिटिक्स में अब खत्म हो गई बात। परिवारवाद को कोई पसंद नहीं करता, धीरे धीरे डाइल्यूट हो रहा है सब कुछ, लोग समझते हैं। जैसे जैसे पढ़ाई बढ़ती जाएगी वैसे सबको समझ आएगी। जो हमारी लाइब्रेरीज हैं उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं, एक में शायद 50-55 बच्चे पढ़ते हैं, लड़कियां पढ़ती हैं। हम उनको संभालते हैं 15 दिन में एक बार, 20 दिन में एक बार, हफ्ते में वीडियो कॉल करके चेक करते हैं बच्चे को परेशानी तो नहीं है। एक आदमी है जो आ नहीं रहा है, क्या उनको समझ में नहीं आता? आता है।
इतने बेवकूफ लोग कहाँ रहे हैं। अबे चौटाला जी ने ध्यान नहीं दिया इलाहाबाद की तरफ, क्योंकि मैं भी इलाहाबाद कई दफ़ा गई हूँ। नहीं, इलाहाबाद में उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। कई बार उन्होंने इलाहाबाद की जनता ने सिरसा का भी ध्यान नहीं दिया उन्होंने काफ़ी उनका एक प्लॉट भी नहीं है इलाहाबाद में, ना उनका प्लॉट है, ना उनकी ज़मीन है, उनका ऑफिस है, ना उनका PA है, ना उनका SD है, ना उनका केयर टेकर है, कोई भी नहीं, आज तक भी नहीं। फिर इतनी मजबूत पकड़ आप क्योंकि स्ट्रैटेजी भी बनाते हैं, आपने वो काम किया माइक्रो लेवल पे जाकर। बताना चाहिए उनको कि आपने कितने कॉलेज बनाए। आप सिरसा को जब विजिट करेंगे, सिरसा बड़ी ऑड पोजीशन में है, बहुत लंबा इलाका है जो राजस्थान के साथ बॉर्डर पे लगता है। हम ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। तो विकास नहीं है, देखिए वहां से कितने बड़े बड़े आप शहर कैसे होगा? दो चीजें चाहिए होती हैं। किसानी की जो जगह है वहाँ पे या तो पानी हो, तो पानी हो तो उनकी खेती बाड़ी अच्छी हो जाती है और बच्चों को वो पढ़ा लिखा के अपना जीवन यापन अच्छा करते हैं, या फिर शिक्षा हो। अब इलाहाबाद में कॉलेज नहीं है, जहाँ से जीतते हैं वहाँ कॉलेज नहीं। क्या प्रॉब्लम होती? इतने बड़े आदमी हैं, वो इतने भले आदमी हैं, अगर एक कॉलेज खुल भी जाता तो पूछिए उनसे कि कितनी बार उन्होंने हॉस्पिटल विजिट किया आज तक। उनको ये भी नहीं पता होगा कि उनके क्षेत्र में कितने हॉस्पिटल हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, और मैं आज समय दे रहा हूँ उनको। जब आप पॉडकास्ट ले महीने बाद ले लेना, 2 महीने बाद ले लेना, तो उनको तब भी नहीं पता होगा कितने बेडेड हॉस्पिटल हैं, कितने सब हेल्थ सेंटर्स हैं। पर्चा लेना पड़ेगा उनको। PSC क्या होती है, CSC में क्या होता है, कितने लोग परेशान हो रहे हैं, कौन औरतें जो हैं डिलीवरी हर्ट्स में प्रॉब्लम्स में हैं, कोई कुछ नहीं, उनका ध्यान ही नहीं गया। चुनाव में आते हैं, फिर जीत कैसे जाता है? हार गए ना। नहीं, इस बार हारे। कहाँ से कहाँ तक आए? 85 मुकाबला देखो कितनी मेहनत की इन्होंने। चौधरी देवीलाल जी की जो प्रॉपर्टी थी उसको कितनी मेहनत की इन्होंने। 85, फिर 40 समथिंग, फिर 31, फिर 19। हार्ड वर्किंग है। मतलब चौधरी देवीलाल जी ने जो फसल उगाई वही काटते रहे, है ना? फसल को काटते नहीं रहे, फसल को खाते रहे, दोबारा लगाई नहीं। हो जो थी वो खा गए धीरे धीरे। अब कहाँ खड़े हैं देखो। आपका राजनीति में आना और इतना काम अपने इलाके के लिए करना, क्या ये टीस थी आपके मन में कितने इतनी बार जिताए यहाँ से इस परिवार को? डेफिनेटली। लोग समझते हैं ये वाली बात जो आपने समझी? जी समझते नहीं है तो अब मैं समझ गई। वही व्यक्ति जो एक इलाके से, देखो 2 उदाहरण देता हूँ मैं आपको, इन गुड सेंस, नॉट इन बैड सेंस। 85 और आज का स्कोर, ऐसे ही 85,000 से जीते भी थे चुनाव, और 15,000 से हारे। कितने वोट हुए? 1 लाख वोट। 1 लाख वोट कहाँ गए? और कांग्रेस ने कुछ किया वहां पर? चलो, मैं कांग्रेस तो खैर, कांग्रेस जब सत्ता में है ही नहीं तो विषय ही अलग है। कांग्रेस हम करेंगे, कांग्रेस क्यों करेगी? जब हम वहाँ बैठे हैं, हमारा इलाका है, हमारी सरकार है, हम करेंगे। कांग्रेस क्या करेगी? आपको लगता है सिरसा में भी विकास नहीं हुआ, इसके पीछे क्या वजह है? जो विकास की वजह एक ही होती है, गवर्नेंस। जो गवर्न कर रहा है चीज़ को, वो आप गाड़ी चला रही हैं, ढंग से चलाती हैं तो आपकी 10 साल तक ठीक रहती है। आप रोज़ भिड़ा तिड़ा के चलाएंगे तो ख़त्म हो जाएगी। जिसने गवर्न किया, जिसके पास जो मालिक था, कौन मालिक था? सिरसा। परिवर्तन है, आप देखो पिछले 10 सालों में परिवर्तन है। आपको कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा, परिवर्तन है। अब आप नई भूमिका में है कि हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट आपको बनाया। ये पोस्ट भी मलाईदार पोस्ट कही जाती है, ये राजनीतिक घरानों का कब्जा इस पर सालों साल रहा। ये भी आपकी इच्छा थी कि मैं इसमें और सुधार करूं? नहीं, इसमें कोई इच्छा नहीं थी। वो मलाईदार तो नहीं है, एक रुतबा होता है कि मेरे पास मैं इस फलां का बेटा हूं मैं। सो काल लोग चाहते हैं कब्जा कर लें, इस पे भी कर लें, उस पे भी कर लें, सब चीज़ों पे अकेले ही राज करें। इस पे भी ऐसा ही था, बड़ा खराब किया इसको। कैसी हालत में मिला आपको ऑर्गेनाइजेशन? वो आपको पड़ोसी बताएंगे कैसी हालत में मिला। मैंने तो खुद देखा भी। हाँ, आप तो इस सेक्टर में रहे हैं, आप ये देखिएगा। अभी आप वो बाहर का जो ब्लॉक है, आप आज देखिएगा और 1.5 महीने बाद देखिएगा। आपको पूरे इंडिया में अगर सबसे सुंदर ब्लॉक मिलेगा तो आप फिर दोबारा पॉडकास्ट कीजिएगा। नीयत का फ़र्क है, नीयत का फ़र्क है। और 27 साल रहे वो भी लोग, भाई हमेशा आगे मिल जाता है मुझे तो। अब 23 साल तो खुद रहे, 4 साल बड़छाम में जीवनी के व्यक्ति थे। 27 साल एक फेडरेशन में, एक एसोसिएशन में, एक संस्था में रह के। कई बार आपकी कुंडली के ग्रह मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं, वो ऐसे मैच करते हैं, इसलिए ये भी आपको लगता है सब हमारे गुण मिलते हैं, गुण मिलते हैं।
इसलिए कहीं ना कहीं तो टकराव आपका हो ही जाता है मिलना। कैसी हालत, मतलब हालत बताइए लोगों को कि जिस संस्था पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो, पावर भी है उसके पास, पावर के बिना तो कोई इसको लपकेगा नहीं। हरियाणा एक तरह से खेलों की खिलाड़ियों की नर्सरी है और ये नर्सरी की को फलने फूलने में सबसे बड़ा योगदान इस संस्था का है, लेकिन इसको इसमें हुआ कुछ? डिसमेंटल कर दिया था ये संस्था। ये जैसे ये बिल्डिंग है, इससे तो कोई संस्था नहीं चलती, तो ये बिल्डिंग एक आइकॉन होता है। आपका कार्यालय जहाँ भी आप स्थापित करते हैं वो एक आपका आइकॉन होता है। इसलिए कोई भी कंपनी है, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई आपका पार्टी है, कोई ऑटोनोमस बॉडी है, सब हमेशा अपने कार्यालय से चलते हैं। यहाँ जब हम आए, यहाँ जंगल था, एक दूसरे आदमी को देखने के लिए भी 15 मिनट 10 मिनट का समय लग जाता था पूरे में ढूंढने के लिए। बिल्कुल जर्जर हालात में था। और जब मैं आया तो उससे 10 दिन पहले मैंने जब उसको पूछा कि मुझे दिखाओ, तो उससे 10 दिन पहले नेशनल हॉकी हुई थी जी। और अभी वो बाहर ही खड़े होंगे शायद, जो हॉकी संभालते हैं, सुनील मलिक हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं चोया में। तो उसमें लड़कियां भी आई हुई थी और वो लड़कियां इसी बिल्डिंग में उन्होंने सफाई करवाई और इसी में रुकी थी। लड़कियां जो रुके थे बच्चे, जी जी। उसमें इंटरनेशनल लॉक भी थे। और वो जहाँ वो बाथरूम्स और जो उनका सोने की व्यवस्था, पानी भरा हुआ था, जहाँ बेड पे सोते थे, गद्दे पे नीचे सोते थे। और किस तरह की हालत थी आप सोच भी नहीं पाएंगे, सुन भी नहीं पाएंगे, देख भी नहीं पाएंगे। बहुत बुरा हालत थी। और बहुत सारी फेडरेशन फर्जीवाड़ा भी बहुत तगड़ा था यहाँ पर, किसने कागज तक नहीं पलट के देखे कि चल क्या कहीं है ऐसा। देखो ये जंगल है, इसमें शेर भी है, हाथी भी है, चीते भी हैं, घोड़े भी हैं, बकरी भी है, सब तरह के लोग होते हैं। सभी लोग ऐसे नहीं है। खेलों से जो जुड़े, कई लोग भावना से भी जुड़े, कुछ लोग हैं जिन्होंने इसको ब्रेड एंड बटर बना लिया है। वो हट जाएगा, वो नहीं होगा। क्या टारगेट है, मतलब अभी क्या एम है आपका? करप्शन फ्री, फेयर ट्रायल्स, आखिरी आदमी तक ये पहुँचे कि वो अपनी बात को रख पाए, उसके ट्रायल्स हों, उसको अपना राइट्स मिले, पॉलिटिक्स ना हो बिल्कुल भी, कोई पार्टी वार्टी कुछ नहीं, इसके बाहर पार्टी सब कुछ। इसमें कोई पार्टी का नहीं रखेंगे दखलंदाजी, कोई किसी पार्टी से भी हो। वो भी हैं यहाँ भी, वो हैं और भी अभी भी हैं, चले गए तो भी हैं। अच्छा। हाँ, एक फेडरेशन उन्हीं के पास है, वो भी हैं, हमारे पार्ट है। दुष्यंत जी के पास भी फेडरेशन है, लेकिन यहाँ कोई हमारा विषय आपस में अंतर विरोध कोई नहीं। एक क्योंकि हम बैठे पंचकुला में ताऊ देवीलाल स्टेडियम में नीरज चोपड़ा को लेके पहला ही इवेंट होना था उनके नाम पे, नीरज चोपड़ा क्लासिक जेवलिन थ्रो का टूर्नामेंट होना था। वो यहाँ नहीं हो गया, ना होके उसको बेंगलुरु शिफ्ट करना पड़ा। हालांकि वो भी वहाँ पर भी नहीं हुआ, रीज़न की अपना इंडो पाक टेंशन की वजह से। तो उसका एक रीज़न निकल कर आया था कि यहाँ पे लाइट प्रॉपर नहीं है। तो जब हम हरियाणा खेलों की बात करते हैं हिंदुस्तान में, तो हरियाणा के बिना तो खेल अधूरे हैं। फाउंडेशन में कहाँ कमी है? इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है इतना स्ट्रॉन्ग कि हम यहाँ पे बड़े बड़े इवेंट्स करवा पाएं? आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यहाँ क्यों नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता लाइट्स में कमी है, क्योंकि अगर लाइट्स में कमी, लाइट्स की ही कमी होती, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए आप। अगर सिर्फ लाइट्स की कमी होती तो पंचकुला में लाइट की कमी थी, मोहाली हो जाता, इंटरनेशनल स्टेडियम है, एक नया स्टेडियम और बन चुका है पंजाब, मुल्लापुर, वहाँ हो जाता। नहीं, हरियाणा में क्यों नहीं बनते ऐसे स्टेडियम? मैं आपको ये नहीं कह रहा बन रहे हैं, मैं आपको ये नहीं कह रहा, मैं विषय पे आ रहा हूँ। सिर्फ लाइट की कमी होती तो वो उनको सारा ताम झाम उठा के बेंगलोर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इवेंट कंपनी भी थी, उनकी और भी व्यवस्थाएं हुई होंगी, टिकटिंग भी होगी, एयर टिकट्स भी थी, होटल्स भी थे, सब कुछ सेम रहता। बिल्कुल। आप सुनिए बात, परसेप्शन क्रिएट नहीं करना चाहिए कभी भी। उनकी कोई और प्रॉब्लम रही जिससे उनको बेंगलोर सिटी, उनको उनकी कंपनीज जो उनको पीछे से बैक कर रहे थे, उनको पसंद था। और ये कोई जो इवेंट था, हालांकि बहुत बड़ा इवेंट था, इससे फ़ायदा होता, लेकिन बेंगलोर में और चंडीगढ़ में आप देखो फ़र्क है जब इंटरनेशनल लेवल कोई इवेंट होता है। और चंडीगढ़ जो है वो सिटी डिफरेंट टाइप का है। बेंगलोर में थोड़ा मूवमेंट ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे आईटी का हब है, कंपनियां बहुत सारी हैं, उनको देखने वाले लोग ज़्यादा मिलते, यहाँ पे देखने वालों को कम मिलते, पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। इसको एकदम से आउटराइटली कह देना कि लाइट नहीं थी, लाइट कितनी बड़ी चीज़ होती है लाइट। अगर हम इतना कुछ चेंज कर सकते हैं। ये नीरज चोपड़ा की तरफ से स्टेटमेंट आई जब उन्होंने कहा कि यहाँ की बजाय हम लोग वहाँ करेंगे, भावना में बह के उन्होंने कह दिया होगा कि लाइट नहीं थी, या उन्होंने, क्योंकि जिस कंपनी के साथ वो एफिलिएट होंगे, हो सकता है उनकी कोई ऐसी कंडीशंस रही हों जिसमें वो बात ना कह पा रहे हो, क्योंकि उनका होम टाउन है। अल्टीमेटली चंडीगढ़ किसकी है? हरियाणा की है।
चंडीगढ़ छोड़ आप ऐसे मत बोलिए, फिर पंजाब वाले कहेंगे। हरियाणा की भी है, नहीं मेरी स्टेटमेंट से फर्क कहाँ पड़ता है, इतना बड़ा नहीं हो कि मेरे स्टेटमेंट फर्क पड़ेगा, लेकिन वो यहाँ कर सकते थे, अवेलेबिलिटी थी, वहाँ लाइट है, वहाँ तो डेली चेक होती है, लाइट तो यहाँ भी है, लेकिन आप कह रही हैं भावनाओं में बह के बोल दिया होगा नीरज जी, क्योंकि यहीं से उन्होंने शुरुआत की, वो चाहते थे कि पंचकुला में होना चाहिए था, कौन मना करता है, कल कर लें, उनको मना कौन करता है, कभी भी करें, वो आए, गुड़गांव कर लेते, सिटी भी अच्छा था, लाइट भी थी, वहाँ नहीं था, कोई वजह रही होगी ना, ऐसे थोड़ी शिफ्ट करना। और यहाँ जो जहाज बुक किए थे, होटल बुक किए थे, जो भी, तो यहीं तो थे वो, तो इतना बड़ा इवेंट नहीं था उस दिन, समय कम ही लगता उसमें, तो लंबा चलने वाला नहीं था, लेकिन यहाँ वहाँ भी नहीं हुआ, वहाँ पर भी नहीं हुआ। रीजन शायद दूसरा रीजन था, काफ़ी रीज़न है, बाहर के खिलाड़ी हैं, कई बार कमिटमेंट्स होती हैं, कुछ भी पूरी नहीं हो पाती हैं, कुछ। एक बार फिर से मैं आपको पॉलिटिकल की तरफ लेके जाती हूँ। आदमपुर का चुनाव, इलाहाबाद का तो हमने जिक्र कर लिया, आदमपुर का चुनाव जब हुआ तब आपके बहुत सुर्खियां बनी, आपके लाव लश्कर की गाड़ियों की। कांग्रेस की तरफ से जयप्रकाश ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, स्टेट प्रेसिडेंट कांग्रेस के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा जोधे भांजी धन बल का इस्तेमाल किया। मीनू बेनीवाल कौन है, तब भी बहुत चर्चे हुए थे। किस चीज़ का इस्तेमाल किया? धन बल का इस्तेमाल किया चुनाव में जीत के लिए, और बीजेपी की तरफ आप थे। तो जो बात कर रहे थे वो बाबा जी बन के चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने धन का इस्तेमाल नहीं किया, पूछिए हमसे। हारने के बाद ये कहने से क्या फर्क पड़ता है? धन का इस्तेमाल करेगा, चुनाव आयोग भी है, शिकायत करते पकड़ लेता है चुनाव आयोग, आउटसाइडर को छोड़ता थोड़ी है। मन बल का इस्तेमाल किया, ताकत है हमारे पास लोग हैं, हमारे कनेक्शंस हैं, हमारे रिलेशंस हैं, हम अपने लोगों का ध्यान रखते हैं, हमारे अटैचमेंट्स हैं, हमारे इलाका है वो, हमारे टच करते हैं लोग, हमारे रिश्ते हैं वहाँ पे। कल्चर भी वैसा है, सिरसा का सारा आदमपुर का बागड़ी कल्चर भी है। धन बल से कोई वोट देता है? अगर धन बल ही सब जगह होता तो फिर तो बड़े बड़े लोग तो सारे के ये बनते हैं, आम लोग जो आजकल आम घरों के बच्चे बने हैं, चाहे वो कांग्रेस में हैं चाहे वो बीजेपी में है। पवन खरखुदा एमएलए होता, धन बल होता तो जस्सी पेटवाड़ एमएलए होता। धन बल सिर्फ धन बल नहीं हो सकता, धन बल होता तो बहुत लोग ना होते, बहुत लोग ना होते। लेकिन उसी इलेक्शन में दिग्विजय सिंह चौटाला ने आपको बहुत, मैं शब्द का इस्तेमाल ही कर लेती हूँ, कहा था कि मीनू बेनीवाल बहरूपिया है। नहीं, मेरा नाम नहीं लिया, नहीं बोला, नहीं, डेफिनेटली ये मैं कह रही हूँ, आई कैन चैलेंज यू, बोला बहरूपिया। अगले दिन जब अजय चौटाला से पूछा तो उन्होंने कहा कि कुछ गलतफहमी होगी उन दोनों की, दुष्यंत ने भी कहा वो मेरे अजीज हैं, अजय चौटाला ने कहा। लेकिन दिग्विजय चौटाला ने, हाँ, लेकिन ये वाली बात आप भूल गए कि सवाल क्यों पूछा। नहीं, उन्होंने नहीं पूछा, उनको किसी ने कुछ पूछा, हाँ, रिपोर्टर्स ने पूछा तो अजय चौटाला से, उन्होंने नाम नहीं लिया, नहीं उनसे भी उनके जो उनके, लेकिन आपके कॉन्टेक्स्ट में कहा गया, कॉन्टेक्स्ट, हाँ, उनकी मानसिक अवस्था उनकी होगी, गुस्से में होंगे, आप क्या जाने उनको क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरे तो कोई उनसे कोई कटु संबंध है नहीं, किस तरह से उनको लगा वही बताएंगे। ये पीड़ा तो नहीं थी कि आप बीजेपी के क्लोज चले गए, बीजेपी के उम्मीदवार के लिए आप वोट क्या पता ये पीड़ा थी, कौन सी पीड़ा थी? बीजेपी के क्लोज, मैं बीजेपी के क्लोज चला गया, इसकी पीड़ा क्या होती है? मैं आपका मेंबर ही नहीं हूँ। अगर कोई पीड़ा ऐसी बीजेपी की पीड़ा कोई है तो आप उसको अपने आप में समाहित कर लीजिए, मना कौन करता है? आप पार्टी का काम दे दीजिए उसको। वैसे मैं पार्टी का मेंबर ही नहीं, तो पीड़ा की जरूरत नहीं है। पीड़ा तब नहीं हुई जब अचानक रातों रात गठबंधन हुआ, और तब तो पीड़ा नहीं होगी। ये पीड़ा थोड़ी होती है, कोई और विषय रहा होगा, कोई उनको हो सकता है मेरे किसी काम से उनको वो आहत हो, ऐसा लगता है। उस टाइम में इससे बड़ा काम क्या हो कि आप इतनी पूरी टीम के साथ बीजेपी के उम्मीदवार के लिए सपोर्ट करने पहुंच रहे, रैलियां करवा रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, इकट्ठ हो रहा, मतलब लोग नहीं बीजेपी की सपोर्ट में दुष्यंत चौटाला जी भी गए थे, निशान सिंह जी भी गए थे, देवेंद्र सिंह बबली जी भी गए थे। बाकायदा आप जेजेपी ने अपना कार्यालय आदमपुर में खोला था। आप समझे बात को? लेकिन वो चाहते थे ना कि मतलब वो क्या चाहते जितने भी बाई इलेक्शन हुए वहां पर गच्चा दिया गया उनको उम्मीद थी कि बीजेपी साझा उम्मीदवार उतार दे, हमारा कोई उम्मीदवार। साझा ही तो था उम्मीदवार, किसका था? नहीं, अपना उम्मीदवार, वो अपनी तरफ से साझा उम्मीदवार। उनके पास आदमपुर में उम्मीदवार था,
क्या पीड़ा हो सकती है फिर आप बता दीजिए दिग्विजय की। अब चलो उसकी तो चलो अलग बात है, पीड़ा की, उसकी क्या पीड़ा होगी कि नहीं होगी वो तो वो जानते होंगे, पर गठबंधन में तो उन्होंने प्रचार किया है, रैली के दिन भी होते हैं वहाँ, दौरे भी किए हैं, किस तरह से फिर लेकिन वो उसको प्रचार मैं तो नहीं कहती, दुष्यंत का एक दिन जाना प्रचार है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे ज़्यादा प्रचार से कोई प्रॉब्लम होगी? हाँ ये हो सकता है। हो सकता है। दोनों का टेम्परामेंट कैसा है, मतलब वो हमें दिखता है, लेकिन दिग्विजय और दुष्यंत देखो राजनीति में असल में जिनके वो बेटे हैं वो मेरे काफ़ी क्लोज रहे हैं, तो मैं व्यक्तिगत उनकी तुलना नहीं करना चाहता। राजनीति में तो देखो, आप ये कहती हो कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और मैंने इतनी पढ़ाई की है, वो तो रिजल्ट्स बता देते हैं। राजनीति में तो रिजल्ट्स बताएंगे। एक बार आदमी पास फेल हो सकता है, कोई बात नहीं, आगे अगर मेहनत करके रिजल्ट लेके आएंगे तो तुलना अपने आप हो जाएगी, अगर नहीं लेके आ पाएंगे तो बात अलग है। बहुत सारे लोग जब हम भी मीडिया के लोग बैठते हैं तो एक चर्चा होती है कि दोनों भाइयों को, या तो उनका नेचर भी वैसा है, लेकिन उनको इस तरह से बनाया गया, दिखाने की कोशिश की गई कि एक देवीलाल के प्रतिरूप रहे और एक एग्रेशन में पॉलिटिक्स करे। बीजेपी की बात करते नहीं आप, कांग्रेस की बात। आप बीजेपी में नए नए आए, आपने नए नए पदभार। बीजेपी की बात नहीं, कांग्रेस की बात नहीं करती। कांग्रेस में आप बोलना नहीं चाहते? नहीं, मैं बात ही कर रहा हूँ। अब वो कहाँ, अभी तो ये विषय है ही नहीं, 4 साल बाद चुनाव आएंगे। लेकिन जीरो तो होगी ना पार्टी जो सत्ता में थी। इतना अध्ययन क्यों कर रही हैं आप उस पर? नहीं, फिर भी मैं जानना चाहते, फिर से मैदान में उतरे INLD, अब फोटो को लेके लड़ाई होगी कि दादा की फोटो लगाएंगे। कोई भी लगा सकता है, दादा दोनों के हैं भाई, दादा दोनों के हैं, दोनों के हैं। लेकिन रवि चौटाला कहते गद्दार हैं, उस शब्द को लेके भी कईयों ने आपत्ति जताई। कहने से कोई गद्दार होता है? अपना हक मांगना कोई गद्दारी थोड़ी। गद्दार तब होते जब वो फेल हो जाते उस चुनाव में। लोगों ने माना ना तो सब कुछ ठीक है, तो लोगों ने एक तरफ मोहर लगाते हैं, जो किसी को अडॉप्ट करते हैं उन्हीं के लोग थे, चौटाला साहब के लोग थे। तो ये कहना कि वो गद्दार है, ऐसे तो को अपशब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। गद्दार कौन है? गद्दार कोई भी नहीं, आपकी बनती है तो ठीक है, नहीं तो बात करते हैं। इसमें गद्दार वाली क्या बात है? गद्दार तो जब लोग मोहर लगा रहे हैं, 17-18 लाख वोट लेके वो चले गए, तो एक व्यक्ति के कहने से गद्दार थोड़ी होता है। लेकिन वही पार्टी अगले चुनाव में जीरो पर आ गई। मतलब मैंने पहले भी आपसे सवाल किया कि सबसे बड़ी गलती दुष्यंत की क्या रही होगी? आपने कहा कि वो मैनेज नहीं कर पाए। मुझे लगता है मैनेज नहीं कर पाए, अपने लोगों को मैनेज नहीं कर पाए, ये गलती रही। मुझे लगता है उनके पास, या पब्लिक के सेंटिमेंट्स भी नहीं समझ पाए। कई एजिटेशन हरियाणा में हुए। सेंटिमेंट्स की कोई बात नहीं, सेंटिमेंट्स क्या है? जो एजिटेशन हुए उनका कोई असर नहीं। क्या सेंटिमेंट? जैसे किसान आंदोलन को लेकर एक परसेप्शन था कि अगर उस टाइम पे दुष्यंत, कब था वो किसान आंदोलन? 2020 में। 20 में। उसके बाद चुनाव कब हुए? 24। सरकार किसकी आई? लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हुई। ओहो, सरकार किसकी आई? बीजेपी। फिर कितने आंदोलन हो चुके हैं? आंदोलन से वो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी से तो नाराजगी थी हमारी, लेकिन ज्यादा नाराजगी दुष्यंत से थी। किसकी थी? फिर क्यों हार गए आप बताइए? रणनीति में कमी रही होगी, टीम अच्छी नहीं होगी। टीम तो भागी थी पहले चुनाव से। आप एक बात देखिए ना, बीजेपी की ज्यादा स्ट्रेटेजी थी, अच्छी रणनीति थी। देखो आप समझो, बड़ी पार्टी के लोग, बड़ी पार्टी में लोग ज़्यादा होते हैं संख्या में। बड़ी पार्टी चलती है सिस्टम से, संविधान से। वहाँ पे ये नहीं है कि परिवारवाद होगा या कुछ होगा। क्षेत्रीय पार्टियों में एक फैमिली की हमेशा आधिपत्य रहता है। तो जहाँ डिफरेंट टाइप के लोग होंगे, बीजेपी में कोई संघ से आए हैं, कोई ABP से आए हैं, कोई स्वदेशी जागरण से आए हैं, कोई विश्व हिंदू परिषद से आते हैं, कोई बजरंग दल से आए हैं। तो अलग अलग सोच के अलग अलग लोग हैं, तो वहाँ की स्ट्रेटजी अपने आप अच्छी बनती है। जब आप क्षेत्रीय दल जब होते हैं, क्षेत्रीय पार्टी होती है, तो वो क्लोज डोर मीटिंग्स में ही डिसाइड किया जाता है। शाखाओं वाला संपर्क नहीं है आपका RSS? बिल्कुल, मैं शाखाओं में रहा, पर शाखा में जाने से इस बात का संबंध नहीं है कि आप RSS की अगर शाखा में जाते हैं, एक बार भी जाते हैं तो भी आप RSS में, वो कोई एक बहुत बड़ा संस्थान है, वो एक RSS नहीं है, आप लोग नहीं समझ पाएंगे। विचारधारा है वो। जब आप उनके साथ क्लोजली काम करेंगे, उन लोगों के साथ, वो समर्पण भाव देखेंगे, वो कितना त्याग करते हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, और बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, देश प्रेम उनमें कितना है, कितना सेक्रीफाइस वो कर रहे हैं, आपको फील करने की जरूरत है। बहुत सारी ब्रांचेज हैं इसमें भी, और सबका अलग अलग विषय है, सबका अलग अलग काम है। कुछ लोग मेरे से भी सवाल पूछ रहे थे कि आप ये सवाल जरूर पूछना कि मीनू बेनीवाल जी की इतनी कैसे पहुंच की प्रधानमंत्री तक से सीधी मुलाकात उनकी हो जाती है?
ये सवाल मुझसे ना पूछो, प्रधानमंत्री जी ने जिसको जूता पहनाया अभी उससे पूछो कि उसकी कैसे पहुंच हुई थी। प्रधानमंत्री जी का जो नज़दीक है सवाल, मेरा भाई है छोटा, वो खेलों से संबंध में है, वो भी प्रधानमंत्री से मिल के आया था। मैंने यहाँ अभी पहली बार इस ओलंपिक भवन में 130 के आसपास मेरे जो हरियाणा के जो हमारे पद्मश्री हैं, जो खेल रत्न हैं, जो द्रोणाचार्य अर्जुन अवार्डी हैं, उन सब की फ़ोटो को मैंने बिल्कुल पहले सहेजा, कलेक्ट किया। उनके पास भी नहीं होंगे ऐसी फ़ोटो जैसी मैंने की, खुद के पास भी। और फिर उनको फ्रेम करवाया, फिर उनको लगवाया, फिर उन पर कपड़ा साफ मरवाया। और ये सब लोग उनको जानते हैं। आप इनसे पूछिए कैसे जानते हैं। अगर आप समय लेंगी तो आपको समय मिलेगा पक्का। आप चिट्ठी लिखिए, आपको जवाब आएगा पक्का। आम घर और खास घर क्या होता है? कौन सा आम घर? कौन कहते हैं? जो ज़्यादा बड़े लोग हैं। सभी आम है। अब खास आम कुछ नहीं रहा। मतलब आम आदमी आम ही रहेगा, आप ही लोग रहोगे ऊपर। फर्क है। पर ये चैलेंज और ये बात भी मीनू बेनीवाल जैसे लोग ही बोल पाते हैं। मतलब अभी वो जरूरत बहुत ज्यादा लोग नहीं कर पाते। ये जो फर्क है, जो खाई है, ये तो रहेगी। तो शुरुआत करेगा। हाँ, वो तो मैं कहती हूँ कि कुछ और भी यंग ब्लड है हरियाणा में जो ये बात कहता है कि अब हम आम घरों के बच्चे बोलना सीख गए हैं। आम घर का आदमी मतलब कोई नहीं जा सकता कहीं भी? नहीं, बिल्कुल जा सकता है। प्रधानमंत्री जी खुद आम घर के हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी आम घर के हैं, फौजी के बेटे हैं, मनोहर लाल जी खुद आम घर के हैं। जब इतने बड़े लोग इतने जगह जा सकते हैं, क्या हम उनको मिलने में जा सकते हैं? इतना तो है। इतना तो है। लोग पूरे परिवार के साथ जाते हैं, कोई कहीं से जाता है, कोई कहीं से जाता है। तो अब पॉडकास्ट के एंडिंग में मैं आपसे एक सवाल कर रही हूँ मीनू बेनीवाल जी कि सोचा है आगे की चुनावी राजनीति भी शुरू करेंगे, चुनाव लड़ेंगे आप? जब आप किसी पार्टी का हिस्सा होते हैं तो आपकी सोच संगठन के प्रति वफादार और जो कहा जाए उतना ही करने की होती है। आप राष्ट्रभक्त रहें, जो आपको विषय दिया जाए विषय आधारित काम करें, जो आपको बताया जाए। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ का अनुशासन अलग टाइप का अनुशासन है। यहाँ आपसे जो अपेक्षा की जाती है, जो आपसे अपेक्षित है, आपको उतना ही काम करना है, ना आपको उससे फालतू काम करना है ना कम। ये पार्टी का विषय है और पार्टी के बड़े लोगों को देखना होता है, सर्वे करके आपकी ज़रूरत के हिसाब से कि किस आदमी को किस स्थान पर स्थापित करना है। मेरा विषय नहीं है। अगर मैं मांगूंगा तो मुझे कुछ मिल जाएगा? यहाँ ऐसे नहीं होता है। यहाँ तो अंतिम पंक्ति में लास्ट लाइन में खड़ा है आदमी, उसको पता लगता है कि तेरा नंबर ही आ गया। तो यहाँ डिफरेंट काम है, ऐसे नहीं होता। जो कहेंगे वही, जो बड़ों का निर्देश होगा वही करना पड़ेगा, क्योंकि आप पार्टी में हो तो आपको समर्पण भाव से काम करना पड़ेगा। अभी जिम्मेदारी ये है, इसको बेहतरीन तरीके से निभा के दिखाएंगे। फिर कोई स्थान परिवर्तन कहीं होगा तो वो कर लेंगे। मनोहर लाल जी के सिपाही हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि मनोहर लाल जी के पक्के सच्चे सिपाही हैं। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और मनोहर लाल जी भी बीजेपी के सिपाही हैं। मैं बीजेपी में हूँ। वो नेता हैं हमारे प्रदेश के, उन्होंने लीड किया है प्रदेश को। वो एक सच्चे आदमी हैं, साफ सुथरे आदमी हैं, ईमानदार आदमी हैं। सिखाते हैं, समझाते हैं, धमकाते हैं। तो ऐसे लोग आदमियों से कौन नहीं जुड़ना चाहेगा? आप नहीं जुड़ना चाहेंगे? देखो आपको जोड़ देते हैं। अभी मैं राजनीति से दूर हूँ। बहुत कम लोग हैं जो आपको जसविंदर नाम से जानते होंगे। सब बोलते कैप्टन मीनू बेनीवाल जी। हाँ, अभी ये नाम चर्चा में आया जब से मैंने ये नॉमिनेशन, ये पद मिला आपको, तब लोगों को पता लगा जसविंदर नाम है इनका। तो नॉमिनेशन वो निकनेम था, बस वो चलता चला गया। वो तो घर में, परिवार में मीनू, दोस्तों में मीनू बुलाते हैं, घर में बुलाते हैं, घर में बुलाते हैं। अब तो घर में भी और बाहर भी सब जगह मीनू बेनीवाल बुलाते हैं। असली नाम कब जानते हैं लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, बड़ा अच्छा लगा। और ये कुछ टारगेट्स जो आपके सामने हैं ये पूरा कर लीजिए, फिर हम यहाँ की रूपरेखा देखने फिर आएंगे। और कोशिश आप भी कीजिएगा, और आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो तभी मैंने कहा कि MP MLA जो एक्सक्यूज़ देते कि हम इस वजह से काम नहीं कर पा रहे, आपके पास तो कोई पद, कोई पावर तक नहीं थी, तब आपने वो तस्वीर बदली है। और मैं कोशिश करूँगी कि पॉडकास्ट के जरिए वो मैं तस्वीरें दिखा पाऊँ, ताकि कोई तो सीख ले उससे। दिखाइएगा, यहाँ के भी दिखाइएगा। भारत में पहला खेल संस्थान है जो खेलों से जुड़ी संस्था है, जिसमें उस व्यक्ति ने अपने प्रदेश के अर्जुन अवार्डीज, पद्मश्री, खेल रत्न, द्रोणाचार्य लोगों की
फोटो को सम्मानपूर्वक लगाया है और अब उनके ऑटोग्राफ यहाँ बुला के लेंगे। नहीं, ये भी बता दीजिएगा ऑडियंस को कि वो फोटो ढूंढने पड़े हमें अपने, हाँ। जिनको कहते हैं होनहार हैं, हमारे प्रदेश का नाम चमका है, देश का नाम चमका है, वो जद्दोजहद कैसे की, ऑफ द रिकॉर्ड हमने ऐसी बातचीत की थी। बहुत मेहनत करके। लेकिन ये पहली संस्थान है, आपको अभी से मैं बोल देता हूँ कि अभी आप चेक कर लीजिए, नेट पे देखिए, फ़ोन करके पूछिए। हमने, क्योंकि जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी फना की है खेलों के लिए, हम उनको सम्मान देंगे, शुरुआत उनसे करेंगे, उनको खींचेंगे, उनके कामों को सराहेंगे तो नीचे अपने आप ठीक होता चला जाएगा। तो इसलिए मैंने एक शुरुआत की। जब वो आएंगे तो कितने खुश होंगे देखना। बिल्कुल खुश होंगे। और एक बात थोड़ी सी रहेगी, ये पॉडकास्ट अपना तो टाइम का कोई ऐसा नहीं कि हम टाइम ज़्यादा ले रहे हैं। जब हम बात करते हैं कि महावीर स्टेडियम है ना, भीम स्टेडियम, तो आपने भीम स्टेडियम, तो ये जो नाम है, लोगों को शायद खिलाड़ियों को भी ना पता हो कि नाम खिलाड़ियों के नाम पर ही रखे गए, और अवार्ड भी था। हाँ, रिकॉर्ड ही नहीं था उनका। हाँ, कुछ ऐसा लगा कि भीम जी का जो रिकॉर्ड कम उपलब्ध था। हो जाएगा पूरा, अब हो जाए। लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि लोगों को ये मलाईदार पद चाहिए, अपना रुतबा दिखाने के लिए पद चाहिए, लेकिन लोग इसमें काम नहीं करते। असल में इंटरेस्ट नहीं रहता है। जब खिलाड़ी लाइमलाइट में होता है तब बेचारे को सम्मान देते हैं, जब थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, एज के साथ होती है, तब भूल जाते हैं। अब आधों को तो यही नहीं पता कि भीम स्टेडियम, भीम जो हनुमान, वो अपने जो महाभारत वाले भीम थे उनके नाम से है, या भीम अवार्ड हमारे खिलाड़ी के नाम से। हमारे खिलाड़ी थे, महावीर जो थे हमारे खिलाड़ी थे। चलिए, अब उम्मीद करते हैं आपसे कि आप जो चीज़ें नहीं सिस्टम में थी उनको सिस्टम में लाएंगे, दुरुस्त कर देंगे। डेफिनेटली आपको चेंज मिलेगा। देखो आज हमने पहली बार मीटिंग की, आपको सुंदर लगा होगा। देखो बहुत अच्छा लगा। हम तो चाहते हैं कि अपने पास तो बहुत हुनर है और बहुत जज्बा है। गांव के खिलाड़ी जब पूछते हैं लोग कि इस माटी में ऐसा क्या है कि खिलाड़ी इतने बड़े बड़े पदक जीत कर लाते हैं, तो हमने देखा है कि उनका जज्बा कहाँ से आता है, गाँव देहात में कितना संघर्ष करके वो उठे होते हैं। ब्लड ऐसा है हमारा ब्लड ऐसा है। हम गर्मी में रह सकते हैं, हम सर्दी में रह सकते हैं, हम बरसात में रह सकते हैं। हमारा जो ब्लड है वो डिफरेंट टाइप का है। हम 50 डिग्री टेम्परेचर में भी रह सकते हैं और -2 में भी रह सकते हैं। बाकी जो लोग हैं उनका ब्लड इस तरह से नहीं है। हम एक्चुअल हैं, हमारे लोगों, बच्चों के शरीर में जान है, हमारी हेरिडिटी है, ऐसा DNA में ऐसा हो चुका है। तो फ़र्क इतना ही है, बाकी तो सब मेहनत तो करते हैं। बिल्कुल। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।